हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल H2O केमिस्ट्री। मेरा नाम डॉक्टर ऋतु जौहर और हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 जर्नी इनसाइड द एटम। और हम इसके ऑलरेडी 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर में एक इंट्रोडक्शन, एंशिएंट इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स के बारे में हमने पढ़ा और हमने पढ़ी थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और फिर लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया कैसे जे थॉमसन ने एटम के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की विद द हेल्प ऑफ द कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और वहां से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग आई कि एटम जो है वो डिविजिबल है, उसको आगे फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है और एटम न्यूट्रल है, तो एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करें। तो यहाँ से साइंटिस्ट को एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि अब जरूरत है एक एटम के मॉडल को बताने की कि कैसे ये नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस एटम के अंदर प्रेजेंट। और यहाँ से हमें मिलेगा सबसे पहला एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। सो दिस विल बी व्हाट वी विल बी लर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और फिर उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे जे थॉमसन के मॉडल की कुछ शॉर्टकमिंग्स। ऐसे ही तो साइंस ग्रो करता है, कुछ नया आया, फिर उसमें शॉर्टकमिंग्स पता लगी और फिर कुछ और नया आया। And then we will be studying that second atomic model which was given by Rutherford. तो आज का एजेंडा थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। सो वी स्टार्ट विथ थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम, जो कि उन्होंने दिया था इन द ईयर 1904 और इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है, तो थॉमसन ने अपना ये मॉडल क्यों दिया? वो इसलिए दिया क्योंकि उन्हें मालूम था कि एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं और उसमें उन्होंने डिस्कवर किया था एक सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज था। सो उसके बेसिस पे उन्होंने अपना मॉडल दिया। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये कहा कि एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, electrons they are embedded throughout the sphere, total positive charge is equal to total negative charge, therefore the atom is neutral। मतलब क्या है? मतलब ये है, आप सेंटर में डायग्राम को देखो कि एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो एटम जो है वो एक स्फीयर की शेप में है और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली इसमें स्प्रेड आउट है। इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर इम्बेडेड हैं, ठीक है, इसके अंदर स्प्रेड आउट हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट दिस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। और जितना इस स्फीयर के ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो बैलेंस करता है इलेक्ट्रॉन्स के टोटल नेगेटिव चार्ज को। देयरफॉर द एटम इज न्यूट्रल। ठीक है, समझ में आया कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं और टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर, इसलिए एटम जो है वो न्यूट्रल। अब इसको प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहा गया? आप डायग्राम के नीचे देखो तो थॉमसन कंपेयर्ड द एटम टू अ पुडिंग कंटेनिंग प्लम्स। ठीक है, तो एक पुडिंग है और उसके अंदर प्लम्स डले हुए हैं। तो जो पुडिंग है वो टोटल पॉजिटिव चार्ज जैसे एटम में यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, वैसे पुडिंग आपकी एक यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। ठीक है, और उसके अंदर कहीं कहीं पे आपको प्लम्स दिखाई देंगे, तो बिल्कुल वैसे ही एटम के इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड मिलेंगे। और इसको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में वाटरमेलन मॉडल भी कहा गया है। तो वाटरमेलन मॉडल में अगर आप वाटरमेलन को काट के देखते हो तो आपको उसका रेड पल्प दिखाई देता है। तो वो जो रेड पल्प है वो तो यूनिफॉर्मली पूरी हर जगह पे वाटरमेलन के अंदर है और आपको बीच बीच में कहीं कहीं पे ब्लैक सीड्स दिखाई देती हैं। तो वो जो रेड पल्प है दैट इज जस्ट सिमिलर टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर ऑफ द एटम, और जो ब्लैक सीड्स हैं वो एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट है।
ठीक है, तो समझ में आ गया थॉमसन का मॉडल। एक एटम जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड इन थ्रू आउट द स्फीयर और इलेक्ट्रॉन्स बीच बीच में कहीं पे एम्बेडेड, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट मॉडल टू एक्सप्लेन एटॉमिक न्यूट्रलिटी। उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर है, इनसाइड द एटम, एंड पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड थ्रू आउट द एटम। अब यहाँ पे एक एडवांसमेंट, गो टू द लोअर मोस्ट एरिया नाउ। तो एवोल्यूशन ऑफ एटॉमिक मॉडल में हमने अब क्या अंडरस्टैंड कर लिया कि डाल्टन ने कहा था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, वो एक सॉलिड स्फीयर है, से हम अब थॉमसन के मॉडल पे मूव कर गए हैं, जहां पे उन्होंने कहा कि एटम एक पॉजिटिव स्फीयर है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, ठीक है। और आपकी जेई और नीट की फाउंडेशन को ये कैसे बिल्डअप करता है कि एक न्यूट्रल एटम का हमेशा मतलब क्या होगा कि टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा, और ये इवन आज भी ट्रू है, इतने सालों बाद आज भी ट्रू है, इवन इन द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। सो व्हाट इज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस? Thomson proposed the first structural model of the atom. It was the first attempt to explain how positive and negative charges coexist inside the atom, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज साइंस सोच लो, ठीक है, तो वो क्या है कि अगर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है थ्रू आउट द एटम, तो ये इलेक्ट्रॉन्स सिंपली मूव आउट क्यों नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स में, ये अपनी पोजीशन पे क्यों एम्बेडेड है, कैसे एम्बेडेड है, तो ये आप अगेन अभी सोच सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब थॉमसन का मॉडल फेल क्यों हुआ, ठीक है। सो व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट साइंटिस्ट फाउंड विद द प्लम पुडिंग मॉडल? नंबर 1 प्रॉब्लम, positive charge was assumed to be spread throughout the atom, but there was no experimental proof. थॉमसन ने जो कुछ भी बोला था वो एक थ्योरेटिकल मॉडल था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ठीक है। और साइंटिस्ट को तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहिए ही चाहिए है, राइट। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या थी? कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन्स वर अरेंज्ड इनसाइड द एटम, राइट। And problem number 3, he could not explain the results obtained when alpha particles were fired at the atom. तो ये वो चीज है जो अभी हमने नेक्स्ट अब पढ़ना है, ठीक है। सो वहां से आप इस प्रॉब्लम को समझ पाओगे कि जो हमने रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया विच इज कॉल्ड एज द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसके जो भी रिजल्ट आए वो थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। So although Thomson could explain the electrical neutrality, it could not explain the new experimental observations. So scientists began testing the model, ठीक है। तो थॉमसन का मॉडल क्या ये एक्चुअली में एटम को डिस्क्राइब करता है, ये सही है या गलत, ये हम आगे जानेंगे, ठीक है। सो व्हाट आर द की टेकअवेज ऑफ द टॉपिक? थॉमसन मॉडल ने न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया, बट आने वाले एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल मॉडल था, इसको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की जरूरत थी। तो जब इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आया तो उसके रिजल्ट्स को थॉमसन का मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है। सो साइंटिस्ट्स नीडेड स्ट्रॉन्गर एविडेंस विच was not there in the Thomson model, इसलिए एक नया मॉडल था which was necessary, और वो जो नया मॉडल आएगा that will be called as the Rutherford's atomic model, ठीक है। So what is your JEE NEET insight? A scientific model survives only as long as experiments support it. तो कुछ भी साइंस में तभी एग्जिस्ट करता है जब उसको एक्सपेरिमेंट सपोर्ट करते हैं, अगर एविडेंस उसको नहीं मानता तो मॉडल को मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, ठीक है। बट इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि थॉमसन ने सबसे पहला स्ट्रक्चर मॉडल दिया था एटम का, ऑल्दो दिस वाज नॉट द फाइनल आंसर, ठीक है।
So soon new experiments would reveal facts that Thomson model could not explain. ठीक है, और think and reflect में आपके लिए क्या है? If positive charge is spread inside the atom, why would any particle bounce back after hitting the atom? This is something जो कि अभी हमको पढ़ना है. Let us continue further. So testing the Thomson model, which is called as the gold foil experiment, इसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, और इसको करने वाले साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1871 to 1937. ये हिस्ट्री की क्लास नहीं है तो आपको ये ईयर्स को याद नहीं रखना. डोंट वरी अबाउट देम, हम साइंस पे ही फोकस करेंगे. दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि ये किस पीरियड की हम बात कर रहे हैं. तो इन 1911 रदरफोर्ड के साथ दो साइंटिस्ट और गीगर एंड मास्टन, दे टेस्टेड द थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम. कौन से साइंटिस्ट? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, हैंस गीगर एंड अर्नेस्ट मास्टन. अब ऑब्जेक्टिव क्या था उनके एक्सपेरिमेंट का? प्रूव करना थॉमसन के मॉडल को. तो थॉमसन ने थ्योरेटिकली दिया था और अर्नेस्ट रदरफोर्ड उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना चाहते थे. क्यों? क्योंकि वो उन्हीं के स्टूडेंट थे. ठीक है, तो चलो अब देखते हैं व्हाट दे डिड. उन्होंने क्या लिया? उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया. रेडियो एक्टिव सोर्स क्या होता है? वो सब्सटेंस जो कि अपने आप से स्पॉन्टेनियसली कुछ पार्टिकल्स, कुछ इनविजिबल एनर्जी को रिलीज करते हैं. ठीक है, तो वो रेडियो एक्टिव सोर्स किया, तो उसमें से जो पार्टिकल्स निकल रहे थे they were alpha particles. alpha particles क्या होते हैं? I will be just explaining you everything one by one. उसकी चिंता नहीं करना कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं. बस आप ये समझो कि आपके पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और उसमें से कुछ पार्टिकल्स निकल रहे थे जिनको हम अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं. बिल्कुल वैसे ही कि जब हमने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था तब भी इनविजिबल रेज निकली थी, उनको हमने क्या बोला था? कैथोड रेज. तो अब यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से कुछ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकल रही है. ठीक है, हमारी अभी लर्निंग बहुत ही फाउंडेशन लेवल की है, हमें बहुत सारी डिटेल्स नहीं आती, तो कुछ कुछ चीजों को आपको सिर्फ इमेजिन करके आगे बढ़ना पड़ेगा, जो कि आप अपनी हायर क्लासेस में अपनी नॉलेज को इंप्रूव करते जाओगे. ठीक है, अब उन्होंने इस बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को किसके ऊपर टारगेट किया? एक वेरी थिन गोल्ड फॉइल पे. अगेन क्यों किया? वी विल बी टॉकिंग अबाउट. और उसमें से जो भी कुछ रेज एमिट हो रही थी उन्होंने उनको टारगेट किया एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर. एक ऐसी स्क्रीन जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड कोटेड थी, सो दैट कि अगर कुछ उसके ऊपर जाके स्ट्राइक करेगा तो वहां पे एक सिंटिलेशन प्रोड्यूस होगी, वहां पे आपको कुछ पता लगेगा कि वहां पे कुछ जाके स्ट्राइक किया है. ठीक है, अब what was the result that they expected? उनको थॉमसन के मॉडल को प्रूव करना था, तो वो एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट लेकर चल रहे थे कि हाँ, हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये हमारा रिजल्ट आएगा. तो वो रिजल्ट क्या था? सिंस पॉजिटिव चार्ज वाज स्प्रेड थ्रू आउट द एटम, दैट इज द प्लम पुडिंग मॉडल ने क्या बोला था कि पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द एटम यूनिफॉर्मली स्प्रेड है. तो रदरफोर्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑल अल्फा पार्टिकल्स शुड आइदर पास स्ट्रेट थ्रू और दे में शो स्लाइट डिफ्लेक्शन. ठीक है, सो या तो ये डायरेक्टली सीधा ही पास कर जाएंगे कि पॉजिटिव चार्ज है पूरे के पूरे एटम के अंदर यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट एरिया होगा नहीं, तो ये अल्फा रेस डायरेक्टली पास कर जाएंगे, या पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो एक स्लाइट सा डिफ्लेक्शन होगा. आप अभी डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंड होगा व्हाट आई एम सेइंग. ओके, सो जेई नीट इनसाइट में क्या है? रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ साइंस टेस्ट आइडिया. थॉमसन ने एक आइडिया दिया, रदरफोर्ड ने उसको टेस्ट किया. सो हर एक मॉडल को एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की जरूरत होती है. ठीक है, so why this experiment was important? It was designed to test the plum pudding model proposed by Thomson. This experiment changed the way we understand the structure of atom. ठीक है,
एंड की टर्म्स व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स, ऑल्दो मैं अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, बट पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स व्हिच वर एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, दीज आर अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, और think and reflect, if positive charge is spread throughout the atom, why would any particle deflect at all? इसका आंसर मैंने वैसे अभी दिया आपको, सोचो, कमेंट सेक्शन में पुट करो। ऑल राइट, तो अब सबसे पहले यहीं पे अंडरस्टैंड करते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स होते क्या है। हर एक चीज को अच्छे से समझने की जरूरत है। अल्फा पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स हैं जिनको गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड किया गया था। तो ये वो प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में यूज किया। अल्फा पार्टिकल होता क्या है? अल्फा पार्टिकल एक हीलियम एटम का न्यूक्लियस होता है। अब हीलियम एटम क्या है? हीलियम एटम अगर मैं आज के साथ आपको कोरिलेट करके बताऊं तो हमने ये बोला है कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हीलियम का सिंबल He होता है। ठीक है, इसको इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है रादर देन राइटिंग द फुल नेम। और हीलियम के अंदर क्या प्रेजेंट है? उसमें प्रेजेंट है 2 प्रोटॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स, और हीलियम के एटम में साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, सो 2 प्रोटॉन्स, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये चीजें जब आप पूरा के पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अब इसमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जितना नेगेटिव चार्ज निकल गया उतना एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा उसके अंदर। तो इस पे चार्ज कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर का पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है। एटम पहले न्यूट्रल था, जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था। अब आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स के जितना नेगेटिव चार्ज उसमें से एटम में से बाहर निकाल दिया, तो पीछे 2 इलेक्ट्रॉन्स जितना पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। ठीक है, और मास कितना होगा? मास इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मास गिवन बाय प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसको हम 4U बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। अब अगेन ये चीजें आपको जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, अभी के लिए आप सिंपली समझो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के का जितना नंबर है उसको अगर आप ऐड करोगे तो वो उसके मास नंबर के बराबर है। ठीक है, तो ये 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4, जो कि हमने यहाँ पे 4U की तरह लिखा है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल है हीलियम का न्यूक्लियस, या हीलियम के एटम में से आपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया तो जो कुछ भी बच गया दैट इज कॉल्ड एज अ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब न्यूक्लियस एंड ऑल ये सब चीजें आपको अभी दोबारा से अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी। फाइन, सो आई रिपीटेड अगेन, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। क्यों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं? क्योंकि उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड हैं। तो जितना 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज है उसके बराबर का 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, वो नेगेटिव था, उतना ही बराबर का पॉजिटिव चार्ज हीलियम के ऊपर रह जाएगा, दैट इज अ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स बहुत ही फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस अमिट करते हैं। ठीक है, what are the properties of alpha particles? They have a strong positive charge 2+. They move at a very high speed 10 to the power 7 meter per second की स्पीड से वो चलते हैं। They have a greater mass than electrons. They can ionize atoms by knocking off electrons. ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि अगर ये एक एटम है और इसको जाके स्ट्राइक करेगा एक, इसको मैं इस तरीके से लिखूंगी He2+। लेट मी जस्ट क्लियर एवरीथिंग, और मैं दोबारा से लिखती हूँ। ठीक है,
सो हमारे पास अल्फा पार्टिकल को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सिंपली He2+ के साथ, ठीक है, किसके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब ये हीलियम जाके बॉम्बार्ड किया किसी एटम के ऊपर, ठीक है। अब ये एक तो बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है और इसमें इतनी ताकत है कि जो सामने वाला एटम, जैसे कि हमने गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट करना है, तो ये एक गोल्ड के एटम पे जाके स्ट्राइक किया और उसने इसमें से भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, ठीक है। सो और अगर इसमें से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो पीछे एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फिर से बच जाएगा। सो Au में से मानो मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो क्या बन गया, Au+, जितने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज बचे हुए एटम पे रह जाएगा, तो ये एक गोल्ड का आयन बन जाएगा, ठीक है। सो हीलियम 2 positive या अल्फा पार्टिकल कैन आयनाइज एटम बाय नॉकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दे हैव अ लो पेनिट्रेटिंग पावर स्टॉप्ड बाय पेपर और एयर। तो अगर अल्फा पार्टिकल के सामने हवा होगी या एक पेपर भी होगा तो भी वो उसको पास थ्रू नहीं कर पाएगा, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम है, ठीक है, उसमें से क्रॉस थ्रू वो नहीं कर पाएगा। दिस इज व्हाट दिस मीन्स। अब अल्फा पार्टिकल्स, जस्ट गो एट द बॉटम मोस्ट लाइंस, जेई नीट फाउंडेशन, अल्फा पार्टिकल्स हैवी हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, so they are strongly affected by electric fields and atomic structure। इसलिए ये हेल्प करते हैं ये जानने में कि एटम के अंदर क्या है, ठीक है। इसकी एनोगली व्हाट यू कैन कंपेयर इट विद टू अंडरस्टैंड, अल्फा पार्टिकल एक फास्ट क्रिकेट बॉल के जैसे है जो कि हमने एक टारगेट गोल्ड फॉइल पे फेंकनी है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इट इज गोइंग टू हिट, ठीक है। तो एक क्रिकेट बॉल के जैसे है जिसको हमने गोल्ड फॉइल पे फेंकना है। अब वो जिस चीज को हिट कर रही है उस पे डिपेंड करेगा कि क्या वो उसमें से पास करके उसको में से निकल जा सकती है, क्या वो डिफ्लेक्ट होगा कि इधर उधर साइड पे वो डिफ्लेक्ट हो जाए, या वो वापस बाउंस बैक कर जाए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉल पे अगर आप एक क्रिकेट की बॉल फेंकोगे तो वो बाउंस बैक कर जाएगी, आपके ऊपर मुंह पे आके लगेगी। बट अगर आपके सामने जो बॉल है वो सॉलिड बॉल नहीं है, सिर्फ तारे तारे हो, तो इसमें से तो बॉल पास थ्रू कर जाएगी, ठीक है। या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इस तार के ऊपर जाके बार्ब्ड वायर होते हैं ना, जैसे कि जो कि हमारे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे आप मानो कि ये वायर लगी हुई है, ठीक है, तो आपने इसके ऊपर क्रिकेट की बॉल भी, तो या तो क्रिकेट की बॉल पास थ्रू कर जाएगी या इस तार पे लगेगी तो थोड़ा बहुत हल्का सा डिफ्लेक्ट होके इधर उधर गिर जाएगी, ठीक है। या अगर ये एक कंप्लीट सॉलिड बॉल होगी तो ये इस पे जाएगी और वापस कर जाएगी। तो हमारे अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल एक क्रिकेट बॉल की तरह है, और अब ये डिपेंड करेगा कि वो किस चीज को हिट कर रहे हैं, कि वो पास थ्रू करें या वो डिफ्लेक्ट करें या वो बाउंस बैक करें, ठीक है। सो अल्फा पार्टिकल्स आर tiny positively charged particles, they are powerful projectiles, क्रिकेट की बॉल के जैसे, used by Rutherford to test the Thomson model, ठीक है। So why do you think alpha particles they were suitable for studying the structure of atom? Obviously यही उसका आंसर है बेसिकली, बट ये आप अच्छे से तब समझ पाओगे जब हमने पूरा मॉडल को डिस्कस कर लिया होगा। तो उसके बाद एक बारी दोबारा से लेक्चर को देखना, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। और फिर जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, आपने पूरी जर्नी इनसाइड द एटम ऑफ क्लास 9th तक पढ़ लिया होगा, तब आप दोबारा से इसको रिविजिट करना, सो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। हम पहली बारी जब भी कुछ सीखते हैं तो वी नीड टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथन होती रहे, ठीक है। सो द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंटल सेटअप is what we see first of all again, ठीक है। तो गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था, क्योंकि रदरफोर्ड को थॉमसन के मॉडल को टेस्ट करना था। किन किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, रदरफोर्ड, गीगर और मार्सडन ने, और उन्होंने प्लम मॉडल को टेस्ट किया। उनके एक्सपेरिमेंट के कंपोनेंट्स या एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था,
थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है और साथ में आपका डायग्राम यहाँ पे है, ठीक है। सो रेडियो एक्टिव सोर्स सबसे पहले लिया। रेडियो एक्टिव सोर्स अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है, फॉर एग्जांपल रेडियम, ठीक है। और रेडियम को एक लेड के कंटेनर में रखा गया था। क्यों? क्योंकि लेड जो रेडियम में से निकलती हुई अल्फा पार्टिकल्स है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस लेड के कंटेनर में से एक बहुत ही छोटा पिन होल किया गया था, जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स प्रॉपर एक ही लाइन में बाहर निकल सके और जो फालतू के इधर उधर स्कैटर हो रहे हैं उनको हम रोक सके अंदर ही, ठीक है। सो रेडियो एक्टिव सोर्स को लेड कंटेनर में लिया गया, जिसमें से एक बहुत ही छोटा सा होल किया गया था और उसमें से बाहर निकली बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल्स क्या है? हीलियम एटम का न्यूक्लियस या हीलियम एटम जिसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया हुआ है, जिसको हम शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? He2+। ये कैसे लिखते हैं ये सब आने वाले चैप्टर की स्टडी में आप समझ जाओगे। इसको किस पे बम्बार्ड किया गया? इसको थिन गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड किया गया। कितनी थिन? ये बहुत ही थिन थी, ओनली फ्यू एटम्स थिक, ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ गोल्ड को ही चूज क्यों किया गया और किसी एलिमेंट को क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि गोल्ड एक मेटल है। मेटल्स मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब ये होता है कि अगर आप उसका एक छोटा सा टुकड़ा लो और उसको हैमर के साथ बीट करो तो आप उसकी लंबी और बहुत ही पतली शीट्स बना सकते हो। इसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स। उसकी थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप अपना खाना टिफिन में पैक करके किस में लेकर आते हो? एल्युमिनियम फॉइल में। तो एल्युमिनियम फॉइल एल्युमिनियम के मेटल से बनाया हुआ एक बहुत ही थिन शीट है। बिल्कुल वैसे ही गोल्ड लिया जाता है। और गोल्ड को क्यों चूज किया? एल्युमिनियम को क्यों नहीं चूज कर लिया? तो गोल्ड सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल है। उसमें वो इतना पतला किया जा सकता है कि वो सिर्फ फ्यू एटम्स थिक एक शीट बना सके, ठीक है। और हमको एक बहुत ही पतला फॉइल क्यों चाहिए था? सो दैट कि अल्फा पार्टिकल्स उसमें से इंडिविजुअल एटम्स में से कैसे पास कर रहे हैं हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। अगर बहुत सारे एटम्स की आप लेंथ मतलब विड्थ में होंगे तो आप एक एटम के अंदर से उसका बिहेवियर क्या था वो आप नहीं समझ सकते थे। इसलिए हमको एक बहुत ही पतला थिन गोल्ड फॉइल चाहिए था जो कि फ्यू एटम्स ही थिक हो। और इसलिए हमने गोल्ड को चूज किया क्योंकि वो सबसे मेलिएबल है, ठीक है। गोल्ड इज हाईली मेलिएबल, इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स और थिन शीट allows alpha particles to pass through individual atoms। ये आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। What are alpha particles? क्वेश्चन में आ सकता है। Why gold was used for the एक्सपेरिमेंट बाय रदरफोर्ड? आपको ये पेपर में आ सकता है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है? हमने सबसे पहले रेडियो एक्टिव सोर्स लिया है जैसे कि रेडियम, जिसको हमने एक लेड कंटेनर में डाला जिसमें से एक सिर्फ आपने एक पिन होल था जिसमें से अलाउ किया अल्फा पार्टिकल्स की बीम को पास करके गोल्ड फॉइल पे बॉम्बार्ड करना। और फिर गोल्ड फॉइल के आगे हमने रखी है एक फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। क्यों? क्योंकि वो डिटेक्ट कर सकती थी अल्फा पार्टिकल्स का स्ट्राइक। क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल्स इनके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो वो फ्लैशेस ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करेंगे। जहां जहां पे वो स्ट्राइक करेंगे वहां पे आपको एक लाइट की फ्लैश दिखाई देगी। तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन एक पार्टिकल डिटेक्टर का काम कर रहा है। डिटेक्टर वो चीज है जो कि अगर हम डायरेक्टली अल्फा पार्टिकल्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकते थे तो इनडायरेक्टली जिंक सल्फाइड स्क्रीन को रख के उसके ऊपर फ्लैशेस ऑफ लाइट को अंडरस्टैंड करके हमने अल्फा पार्टिकल्स की मूवमेंट को स्टडी किया।
ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो हमने यहाँ पे क्या समझा, सबसे पहले अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे बॉम्बार्ड किया गया और जिंक सल्फाइड स्क्रीन उसके पाथ को डिटेक्ट करने के लिए यूज की गई। तो दिस वाज हाउ द एक्सपेरिमेंट वाज सेट अप टू टेस्ट द थॉमसन मॉडल। और इसके जो रिजल्ट आएंगे वो एक्चुअली में वो थे जो कि सरप्राइजिंग थे फॉर द साइंटिस्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने थॉमसन मॉडल में के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए है कुछ और प्रिज्यूम किया था, और जो रिजल्ट आए थे वो इंटायरली डिफरेंट आए थे। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि वो क्या ऑब्जर्व किया और उसके बेसिस पे क्या रिजल्ट आए। ठीक है, बट जस्ट रिमेंबर एट द मोमेंट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस बिकॉज इट कंप्लीटली चेंज्ड हाउ वी वर लुकिंग एट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। So what were the observations of the gold foil experiment? ठीक है, तो gold foil experiment में again quickly what did they do? They took a source of alpha particles, they bombarded the alpha particles on the gold foil and they observed the path of the alpha particles by seeing the zinc sulfide screen. ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या थी? ऑब्जर्वेशन नंबर 1 थी मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द फॉइल। ठीक है, ज्यादातर गोल्ड के जो फॉइल्स थे वो गोल्ड फॉइल में से डायरेक्टली स्ट्रेट पास करके बिल्कुल सामने जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर आपको मैक्सिमम सिंटिलेशंस बिल्कुल सीधी दिखाई दी। 99% most alpha particles, that is 99% of the alpha particles pass straight through the foil. Observation number 2, some of the alpha particles were deflected slightly. कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुए, जैसे कि ये वाला बहुत थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ। तीसरी ऑब्जर्वेशन, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो कि बहुत लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। और ऑब्जर्वेशन नंबर 4, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स दे came back in the direction from which they came. ठीक है, okay, so I'm just repeating it once again. Observation क्या थी? Most, that is 99% passed straight through. कुछ थे जो कि डिफ्लेक्ट हुए एट स्मॉल एंगल्स, बहुत कम ऐसे थे जो कि लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, एंड अ वेरी फ्यू बाउंस्ड बैक। वेरी फ्यू बाउंस्ड बैक का अगर मैं एक नंबर दूं ना तो 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल्स दैट बाउंस्ड बैक, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि क्रिकेट बॉल सॉलिड वॉल पे टकराई और वापस आपको ही हिट कर गई। ठीक है, now what did we expect according to the Thomson model? Observations आपने सुन ली। ठीक है, हमने थॉमसन के मॉडल में क्या एक्सपेक्ट किया था? हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। जस्ट लुक एट द बॉटम मोस्ट लाइंस नाउ। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड थ्रू आउट द एटम, ऑल अल्फा पार्टिकल्स शुड पास स्ट्रेट थ्रू और दे शुड बी स्लाइटली डिफ्लेक्टेड। ठीक है, सो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली एटम के अंदर स्प्रेड है तो थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है पर यूनिट एरिया, जिसकी वजह से या तो अल्फा पार्टिकल सीधा पास थ्रू कर जाएंगे बिना कोई डिफ्लेक्शन के, या अगर डिफ्लेक्शन होगी एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है तो बहुत ही कम एंगल पे डिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि एटम के पर यूनिट एरिया पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही कम है, तो वो उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। हल्की सी डिफ्लेक्शन हो सकती थी या अल्फा पार्टिकल शुड पास थ्रू स्ट्रेट। ये आपको पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वर द एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंग टू द थॉमसन मॉडल, या अगर थॉमसन मॉडल सही होता तो आप रदरफोर्ड के मॉडल में क्या ऑब्जर्व करते। ठीक है, ये आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या हैपन हुआ? एक्चुअली में सम पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड अ लॉट। ठीक है,
अब बहुत ज्यादा ही एक डिफ्लेक्शन हो गया, मतलब कि जब एक पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल किसी एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज को जाके स्ट्राइक करेगा ना, तो जाके एक लार्ज डिफ्लेक्शन होनी चाहिए। एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज, दूसरा भी पॉजिटिव, तो उसने उसको बहुत स्ट्रॉन्गली रिपेल किया तो एक लार्ज डिफ्लेक्शन होगी। और a few even bounced back, जो कि मैंने आपको बताया 1 in 20,000। तो इसका मतलब है कि वो जब अल्फा पार्टिकल जाके किसी चीज पे लगा तो सामने वाली चीज का मास भी बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। सॉलिड बॉल जैसी चीज पे क्रिकेट बॉल लगी तो ही वो वापस आएगी, नहीं तो वो नहीं आ सकती थी। एंड दिस कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द थॉमसन मॉडल। क्यों थॉमसन का मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता था? क्योंकि थॉमसन के मॉडल में पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड था पर यूनिट एरिया। अगर यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है तो इस एरिया का जो मास है वो भी बहुत कम है और उसके ऊपर चार्ज भी बहुत कम है। तो ना तो बहुत लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्शन होनी चाहिए थी और ना मतलब ही नहीं बनता कि वो बाउंस बैक कर जाता। ठीक है, so why this was surprising? Alpha particles, they are heavy, they are positively charged, it is very difficult to deflect or stop them, so something unusual must be present inside the atom. ठीक है, so the key takeaway of the whole ऑब्जर्वेशंस इज कि ये जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आए थे, एटलीस्ट थॉमसन का मॉडल तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। इसलिए रदरफोर्ड को एक और मॉडल देना पड़ा एटम का, जो कि इन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, सो व्हाई वाज रदरफोर्ड शॉक्ड? लेट अस अंडरस्टैंड। तो हमने थॉमसन के मॉडल से क्या एक्सपेक्ट किया था, रिपीट करते हैं। नंबर 1, पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द एटम स्प्रेड है, इसलिए ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स को पास कर जाना चाहिए है स्ट्रेट। कुछ को डिफ्लेक्शन शो कर सकते हैं बट वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं करने चाहिए क्योंकि पर यूनिट एरिया पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम था। And no large angle deflection was expected. Large angle deflection कब हो सकती है? जब एक बहुत ही strong positive charge दूसरे strong positive charge को repel करेगा और कोई अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाउंस बैक तब करेगा अगर एक अल्फा पार्टिकल जाके एक strong मास को स्ट्राइक करेगा। ठीक है, अब what were the observations? The observations were that most of the alpha particles behaved as expected. 99% तो pass through कर गए straight। ठीक है, but a few observations completely surprised Rutherford. कौन सी वाली ने सरप्राइज किया? सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स, बहुत ही लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्शन हुआ। और सबसे ज्यादा शॉकिंग उनके लिए क्या था? उनके लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग था कि अप्रोक्सीमेटली 20,000 में से ही एक चाहे सही बट वो बाउंस बैक करगी टूवर्ड्स द सोर्स। और इसके लिए रदरफोर्ड की अपनी एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है जो कि आप लोअर मोस्ट एंड पे देख सकते हो। रदरफोर्ड्स फेमस स्टेटमेंट क्या कहती है कि ये वाली जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखी बाउंस बैक करने वाली, तो इट वाज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर्ड अ 15-inch शेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट केम बैक एंड हिट यू। तो उनको ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ऐसे लगी जैसे कि एक गोली एक टिश्यू पेपर पे मारी और टिश्यू बैक पेपर को वो स्ट्राइक करके वापस आकर आपको ही हिट इन कर दे। तो उनके लिए ये इतना शॉकिंग था। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक टिश्यू पेपर पे गोली मारो और वो वापस आके आपको बाउंस बैक करके हिट कर जाए? हो ही नहीं सकता। तो ये उनके लिए उतना ही शॉकिंग ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, तो what I was saying was
So why was this shocking? According to Thomson, the positive charge is spread throughout the atom. Only slight deflections were possible. मैं ये आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ so that कि आपके सिस्टम में ये बिल्कुल क्लियर हो जाए चीजें और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं आए. Large angle deflections they were not expected and bouncing back was impossible. ठीक है. So what are the key takeaways over here? Large angle deflections were unexpected. Few alpha particles bouncing back. Thomson model could not at all explain it. And what we needed was a new model. ठीक है. और JEE NEET Insight में हमने क्या लिखा है? Greater the concentration of the charge, जितना positive charge ज्यादा एक जगह पे concentrated होता, उतनी ही अल्फा पार्टिकल को ज्यादा रिपल्शन फील होती, उतनी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा होता. सो लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन या लार्ज एंगल स्कैटरिंग ये इंडिकेट करता था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही छोटे एरिया पे कंसंट्रेटेड था. ठीक है. सो व्हाट यू कैन थिंक एंड रिफ्लेक्ट बाय व्हाट यू हैव अंडरस्टूड. What kind of object can make a fast moving heavy alpha particle bounce back? Empty space, spread out positive charge or a thin dense positively charged region. ठीक है. तो बाउंस बैक कब करेगा? अगर उसको खाली जगह मिलेगी तो उसमें से तो वो सीधा पास कर जाएगा. अगर स्प्रेड आउट पॉजिटिव चार्ज है तो वो उस पर स्ट्राइक करके एक छोटे से एंगल पे डिफ्लेक्ट कर देगा. बट अगर वो सारा का सारा जो मास है वो एक बहुत ही छोटे एरिया में कंडेंस होगा और उसी पे ही सारा पॉजिटिव चार्ज भी होगा, तो रिपल्शन भी होगी और सामने स्ट्रॉन्ग मास आया था तो वो बाउंस बैक कर जाएगा. ठीक है. तो ये चीजें उनको समझ आ रही थी जब वो उसका एनालिसिस कर रहे थे अपनी ऑब्जर्वेशंस का. सो दिस ऑब्जर्वेशन लेड रदरफोर्ड टू प्रपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस. सो अब हम फाइनली अंडरस्टैंड करते हैं कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की कंक्लूजन्स क्या थी. बिफोर यू रीड व्हाट इज गिवन ऑन द स्लाइड, पहले आप अंडरस्टैंड करो. ठीक है. सबसे पहली चीज ये एटम का स्ट्रक्चर है जो कि रदरफोर्ड ने प्रपोज किया और उसके अंदर उन्होंने ये बोला कि जो एटम क्या है उसके अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसके अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज भी है और सारा मास भी है. ये न्यूक्लियस है. ठीक है. ये वाला न्यूक्लियस है. तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज भी है और सारा मास भी इसी एरिया में कंसंट्रेटेड है. बाकी एटम जो है वो सारा एम्प्टी स्पेस है. ठीक है. अब अगर ऐसा हो तो हम उसको वन बाय वन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं. अगर सारी की सारी स्पेस ज्यादातर एटम के अंदर खाली है तो ऑब्वियसली अगर एक अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो वो स्ट्रेट पास करता जाएगा क्योंकि उसको स्पेस खाली मिल रही है, कोई रास्ते में रुकावट ही नहीं मिल रही. ठीक है. तो वो खाली पास कर गए. सो 99% तो पास कर गए. इसका मतलब है कि वो जो खाली स्पेस है वो ज्यादा है और अल्फा पार्टिकल्स को कोई रुकावट नहीं मिल रही थी. अब छोटी डिफ्लेक्शंस, लार्ज डिफ्लेक्शंस को कैसे अंडरस्टैंड करोगे? छोटी डिफ्लेक्शन मतलब थोड़ी सी, अगर पॉजिटिव चार्ज सारा ही सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है, उससे थोड़ी सी दूर से एक अल्फा पार्टिकल गुजरा तो उसको इसकी रिपल्शन तो फील होगी पॉजिटिव चार्ज की और वही छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा. अगर वो इसके पास ज्यादा पास में पहुंच गया तो वो ऑब्वियसली रिपल्शन ज्यादा होगी, डिफ्लेक्शन भी ज्यादा हो जाएगी. अब चौथा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट था कि अगर वो वापस बाउंस बैक किया तो क्यों? तो एक तो पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड, अगर इसको सामने हिट इन करेगा, न्यूक्लियस पे ही हिट इन किया, बुल्स आए. ठीक है. तो जैसे कि आप टारगेट के बिल्कुल सेंटर में हिट इन करते हो तो वैसा बुल्स आई हिट इन हुआ है. तो अब सारा पॉजिटिव चार्ज भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगी और सारा का सारा मास भी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसलिए ये बाउंस बैक कर जाएगा. जैसे क्रिकेट बॉल, बहुत ही हार्ड सामने मास था और सारा का सारा चार्ज भी वहां पे था, तो वापस आप पे पलट कर आ गया. ठीक है. समझ में आया? सो नाउ लेट अस जस्ट रीड ऑल दिस व्हाट वी हैव रिटन.
तो पहली ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन क्या है? मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। यहाँ पे रेफरेंस के लिए ऑब्जर्वेशन टू कंक्लूजन सब कुछ लिखा है और आप आराम से इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। मैं आपको सिर्फ सेंटर में कंक्लूजन्स बता रही हूँ, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द atom has empty space, nearly 99% of the alpha particles straight pass कर जाते हैं, इसलिए एटम के अंदर जो ज्यादातर जगह है वो खाली है। दूसरा, पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स थे जिनको स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फील की। ज्यादातर को तो बहुत ही कम रिपल्शन फील हुई, बट कुछ थे जो कि जिनको बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फील हुई, जहां से हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट नहीं है एटम के अंदर, वो एक बहुत ही छोटे एरिया में कंसंट्रेटेड है, ठीक है। and the discovery of the nucleus, ये tiny central positive charge region is called as the nucleus। इसके अंदर सारा का सारा positive charge भी concentrated है, ये बहुत ही छोटा है और ये extremely dense है, मतलब सारा का सारा mass भी यहीं पे concentrated है atom का। so most of the mass lies inside the nucleus, very few alpha particles bounced back encountered a massive obstacle, बहुत ही भारी रुकावट आ गई रास्ते में। therefore nearly all the mass of the atom is concentrated in the nucleus। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। हमने क्या समझा? एटम के अंदर ज्यादा जगह खाली है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है, न्यूक्लियस बहुत ही छोटी और डेंस एक बॉडी है और सारा का सारा मास भी इसी न्यूक्लियस के अंदर लाई करता है, ठीक है। अब रदरफोर्ड ने एक्चुअली में इवन ये भी कैलकुलेशंस की कि एटम और न्यूक्लियस का साइज कितना है प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो साइज ऑफ एन एटम, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10 to the power -10 मीटर और न्यूक्लियस इज 10 to the power -15 मीटर। मतलब कि एक न्यूक्लियस 10 to the power 5 times is smaller than the atom। और इसको अगर मैं एक एनोगली लेकर आपको समझाऊं, तो अगर आप अपना क्रिकेट ग्राउंड, तो क्रिकेट ग्राउंड अगर एक पूरा सर्कल की शेप में हो, तो वो वाला क्रिकेट ग्राउंड अगर आप लो और उस क्रिकेट ग्राउंड के सेंटर में आप एक क्रिकेट की बॉल रख दो, तो वो क्रिकेट की बॉल न्यूक्लियस और आपका ग्राउंड सारा का सारा फ्रॉम द न्यूक्लियस, उसका रेडियस समझ लो, तो वो उतना बड़ा आपका एटम, ठीक है। क्रिकेट की बॉल की साइज का न्यूक्लियस और पूरा क्रिकेट ग्राउंड के सरकमफ्रेंस तक चले जाओ, उतना आपका एटम। इतना फर्क है एक एटम और न्यूक्लियस के साइज के अंदर। एटम इज ऑलमोस्ट एम्प्टी एक्सेप्ट एक बहुत ही छोटी जगह में जहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। सो रदरफोर्ड was the person जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी दी और उन्होंने पहला न्यूक्लियर मॉडल दिया एटम का, ठीक है। सो दिस was one of the greatest discoveries in the modern science, right? All right. Now these conclusions, they could have been drawn from any other experiment, could not have been drawn from any other experiment so far। तो इसलिए गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट बहुत ही यूनिक था और रेवोल्यूशनरी था। अगेन आप यहाँ पे भी एक क्वेश्चन सोच सकते हो कि अगर न्यूक्लियस के अंदर सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड है, ठीक है, तो वो इतनी ही छोटी सी जगह क्यों ऑक्यूपाई करता है? व्हाई इज इट सच अ स्मॉल वॉल्यूम? ठीक है, यू कैन थिंक ऑफ मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड, बहुत सारे थॉट्स आएंगे। जैसे जैसे आपकी नॉलेज एटम के बारे में बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे आप उन क्वेश्चंस को भी आंसर करते रहोगे, ठीक है। सो आई एम जस्ट बिल्डिंग अप दैट साइंस पर्सन इन यू। अब आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चाहती है कि आप भी एक साइंटिस्ट की तरह सोचो और ये बताओ कि अगर गोल्ड फॉइल जो हमने लिया था वो थिकर होता तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होती। सो पहले यहाँ पे पॉज करो, सोचो और फिर उसके बाद इसको समझो। ऑलराइट, तो सोचा, कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो कि व्हाट डिड यू थिंक। प्लीज डोंट रीड द स्लाइड, जस्ट आंसर इट ऑन योर ओन। ऑल राइट,
तो अब अगर आपने अपना आंसर सोच लिया है और बहुत अच्छा किया है, अगर आपने उसको कमेंट सेक्शन में भी डाला है, सो दैट कि आप स्ट्रांगली अपने थॉट्स को बोलो, उतना आप ज्यादा अच्छे से लर्न करते हो। ठीक है, तो अगर गोल्ड फॉइल पतला था तो हमें पता है कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास कर गए, बहुत कम थे जो कि छोटे एंगल्स पे डिफ्लेक्ट किए, और भी कम थे जो ज्यादा एंगल्स पे डिफ्लेक्ट किए, और बहुत 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 ही कम थे जो कि बाउंस बैक किए। अगर हमारा गोल्ड फॉइल ज्यादा स्ट्रांग होगा तो अल्फा पार्टिकल जो एक एटम के न्यूक्लियस को स्ट्राइक कर रहा था उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी, बट अब वो अगले किसी एटम के न्यूक्लियस पे स्ट्राइक कर सकता है या उससे। अब ये सारे सारे वन लाइन में लगे हुए, प्लीज डोंट थिंक दैट। तो एटम्स की पोजिशनिंग ऊपर नीचे भी हो सकती है। ठीक है, so there will be fewer alpha particles जो कि straight pass through करेंगे। what you will observe is कि ज्यादा deflections होंगी, ज्यादा डिफ्लेक्शंस होंगी तो ज्यादा एनर्जी का लॉस भी होगा और बहुत ज्यादा नंबर बढ़ जाएगा उनका जो कि बाउंस बैक भी कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एक थिकर फॉइल का मतलब है मोर एटम्स इन द पाथ, more nuclei in the path, there will be greater chances of collision and there will be greater chances of scattering. ठीक है, so what will happen, more alpha particles का deflection, more alpha particles losing energy, more alpha particles bouncing back and fewer alpha particles passing straight through। ठीक है, और इसको आप बिल्कुल कैसे कोरिलेट कर सकते हो, अगेन हमारी क्रिकेट बॉल के साथ, कि अगर एक क्रिकेट बॉल है आपने उसको एक कर्टन के थ्रू पास करना है वर्सेस 10 कर्टन्स के थ्रू पास करना है, सो व्हाट इज गोइंग टू बी योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो थिकर फॉइल के साथ अल्फा पार्टिकल्स को ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स के थ्रू पास करना पड़ेगा, ज्यादा एटम्स के न्यूक्लियाई उनके रास्ते में आएंगी, इंटरैक्शंस बढ़ेंगी, मोर डिफ्लेक्शन, मोर एनर्जी लॉस एंड बैक स्कैटरिंग। ठीक है, सो साइंटिस्ट्स हमेशा याद रखना कि जो प्रिडिक्शंस करते हैं वो रीजनिंग के बेस पे करते हैं, एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेस पे करते हैं बिफोर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो उनकी ऑब्जर्वेशंस आती हैं उसका एनालिसिस करते हैं, या तो वो उनका जो उन्होंने सोचा होता है वो बिल्कुल सही होता है तो हमारे एक्सपेरिमेंट जो मॉडल होता है वो वैलिडेट हो जाता, अगर वो नहीं उसके साथ तो कुछ नई डिस्कवरी हो जाती। बट हर केस में एक्सपेरिमेंट करके किसी चीज को प्रूव करने में हमेशा साइंस ग्रो करती है, राइट। So now this is your pause and ponder section जहां पे NCERT textbook challenges your understanding, जिसके अंदर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, what would happen if alpha particles were replaced by negatively charged electrons। अल्फा पार्टिकल ना यूज करके इलेक्ट्रॉन्स को यूज करो। अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज थे, अब आप नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल ले रहे हो तो क्या होगा। Well, again pause, think, right? Okay, अब आपने अपना आंसर सोचा, तो अब इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज्ड और आपका एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव न्यूक्लियस पॉजिटिव, तो उसके साथ उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो उसका रास्ता बिल्कुल भी वैसा नहीं हो सकता जो कि अल्फा पार्टिकल का होगा। देयर पाथ वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रॉन्स वुड नॉट बी डिफ्लेक्टेड इन द सेम वे लाइक द अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को रिपेल करते हैं, तो उनके पाथवेज बिल्कुल डिफरेंट होंगे। Question number 2, why did the observations of a few bouncing alpha particles completely reject Thomson model? So इसका आंसर I believe आपको अच्छे से अब समझ में आ गया है कि थॉमसन के हिसाब से पॉजिटिव जो चार्ज था वो स्प्रेड आउट था पूरे एटम में, जबकि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के केस में हमने देखा कि वो न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, so only a thin dense positively charged nucleus can cause those strong repulsions which were observed in the gold foil experiment.
तीसरा क्वेश्चन, इफ यू कुड आस्क रदरफोर्ड वन क्वेश्चन व्हाट वुड इट बी? और ये तो मैं एक्चुअली में सजेस्ट करूंगी कि आप भी अपने क्लासरूम में अपने फ्रेंड्स के साथ जब ये टॉपिक पढ़ो तो उनके साथ बैठ के डिस्कस करो, और उनमें जो आपके इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस निकलते हैं या स्पेसिफिकली जो आपने क्वेश्चन पूछा, मैं उसको जरूर पढ़ना चाहूंगी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? सो इन सारे क्वेश्चंस के थ्रू व्हाट वी आर ट्राइंग टू डेवलप, आपकी बुक का नाम एक्सप्लोरेशन है, वो आपकी साइंस कैपेबिलिटी को, सोचने की, ऑब्जर्व करने की कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है. इट इज बिल्डिंग द साइंटिस्ट विद इन यू, ठीक है? तो अगर आप किसी चीज को देखो, आप उसके बारे में जानने के लिए और क्यूरियस हो जाओ, आप उसके बारे में क्वेश्चन करो, फिर आप उसके बारे में कुछ जो प्रेजेंटली चीजें अवेलेबल है उसके बेसिस पे उसकी प्रिडिक्शन करो कि ऐसा होगा, फिर आप उसके ऊपर आप एक एक्सपेरिमेंट करो, और एक्सपेरिमेंट में या तो जो आपने प्रिडिक्ट किया है वो सही होगा, अगर गलत तो एक नई डिस्कवरी. So the key message from what all we have studied is science is not just about answers. It is about asking the right questions. तो आपकी क्यूरियोसिटी और आपके क्वेश्चंस हैं जो कि साइंस में आपको शायद कल कोई डिस्कवरी तक ले जाएं. So that would be all for this lecture. आई होप आपने ये लेक्चर मेरे साथ एंजॉय किया, आपको मजा आया यहाँ पे पढ़ाई करके. तो बने रहिए अगले लेक्चर के लिए. वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर जर्नी इनसाइड द एटम इन द नेक्स्ट लेक्चर. और एक फेवर मेरे लिए जो कि मैं हमेशा लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक माय लेक्चर्स सो दैट कि मुझको मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए मेहनत करने के लिए और ऐसा कंटेंट डेवलप करने के लिए. एंड वेल डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. कीप ग्रोइंग. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.